नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है? अगर बच्चों आपको एक प्रोबेबिलिटी के साथ एक और कंडीशन दे दी जाए, यानी एट अ टाइम में दो इवेंट्स अकर हो रहे हों और दूसरा इवेंट जो है वो पहले इवेंट पे डिपेंड कर रहा हो, तब आप कहते हो वहाँ पे आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगनी है। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी है। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट इन सैम्पल स्पेस एस और P of B is not equal to 0 then conditional probability of an event given that event B has occurred। यानी अगर एक इवेंट की अकर्ड होने से दूसरा इवेंट B अकर्ड हो रहा हो और उस पर डिपेंड कर रहा हो, इस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है। जो उस पर डिपेंड कर रहा होता है वो क्वेश्चन में लिखा जाता है, जो ओवरऑल होता है फर्स्ट इवेंट वो पर लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे आता है वो इवेंट यहाँ आ जाता है। इसी तरह अगर आपके पास बी ए पे डिपेंड कर रहा हो, ए बी पे डिपेंड कर रहा हो, तो वो बी ओवर ए बन जाता है और जो यहाँ आता है वही चीज़ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आती है। अगर नीचे वाली प्रोबेबिलिटी आपके पास इक्वल टू 0 हो जाए तो ये आपके पास अनडिफाइंड बन जाती है। इसकी भी वही कंडीशंस होती हैं कि 0-1 के बिटवीन होता है। अगर पूरी सैम्पल स्पेस आ जाए आंसर 1 होता है, और इसका फॉर्मूला यूनियन की फॉर्म में आपके पास ये होता है। बी जो क्वेश्चन में होता है वो सेम रहता है, जो ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ होती है उसकी यूनियन की वजह से उनके दरमियान में समीशन आ जाता है। आपने ये डेफिनेशन और ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं इसके। नेक्स्ट उसके बाद जो इसमें से करने वाली चीज़ है वो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कैसे करते हैं। अब देखिए, दो कॉइन आपके पास टोस्ट हो रहे हैं। अगर 2 कॉइन टोस्ट हो रहे हैं उसकी ओवरऑल जो सैम्पल स्पेस है वो ये निकल आएगी। अब आपसे क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 हेड रिजल्ट। ए इवेंट वो वाला है जिसके अंदर 2 हेड अकर होते हैं, तो दिखे ए इवेंट वो लिख लिया जिसमें 2 हेड आते हैं, वो सिंगल सिंगल है। और गिवन डैट देयर इज एट लीस्ट 1 हेड। अब आपके पास एक वो वाला आपने इवेंट लेना है बी जिसके अंदर 1 हेड एटलीस्ट आ रहा हो, और 1 हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वो अलग से लिख दिया। अब ए इवेंट भी अकर हो रहा है, बी भी अकर हो रहा है, बी वाला इवेंट ए वाले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला ए ओवर बी बनना है। आपने पहले तीनों इवेंट्स लिख लेने हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 क्योंकि टोटल 4 है, इसकी 3/4, इसकी 1/4 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल उससे आपको पता चला कि किस तरह 2 इवेंट्स दिए हों उसको लिखना है, आपने उसकी इंटरसेक्शन लिखनी है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने काम करना है वो आपके पास आ रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इवेंट होते क्या हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, बस यही चीज़ आपने रीड कर लेनी है, यही इनफ है। ये बेसिक्स पता होंगी तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। अब आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा हो आप उसे डिपेंडेंट इवेंट कहते हो, लेकिन अगर दोनों इवेंट आपस में बिल्कुल भी रिलेट ना कर रहे हो, एक इवेंट के अक्कर होने से दूसरे इवेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट होता है। यही बात यहाँ लिखी है, 2 इवेंट्स ए एंड बी इन द सेम सैम्पल स्पेस एस आर डिफाइंड टू बी इंडिपेंडेंट। आप उसे इंडिपेंडेंट कब कहोगे? इफ़ द प्रोबेबिलिटी डैट वन इवेंट अकर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वेदर द अदर इवेंट हैज़ और नॉट अकर्ड। यानी कि एक के अक्कर होने से अगर दूसरे पे कोई फ़र्क ना पड़े तो ऐसे इवेंट को आप लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हो। इसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि ए ओवर बी ए के इक्वल होता है, बी ओवर बी बी के इक्वल होता है। यानी कि ए बी के अक्कर होने से ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसकी प्रोबेबिलिटी ए के इक्वल ही आएगी। ए के अक्कर होने से बी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर वाली चीज़ के ही इक्वल आएगी। ये क्वेश्चन कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। और इसको अदर वर्ड्स में इसका एक और फॉर्मूला आपके पास ये भी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी का पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यानी आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो तो ये आपके पास डिपेंडेंट बन जाते हैं, और इस केस में आपका ये फॉर्मूला भी नहीं आता। जब आप डिपेंडेंट की बात करते हो, डिपेंडेंट के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगता है, जो कि आपने पीछे पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि एक इवेंट के अक्कर होने से दूसरे इवेंट पे फ़र्क पड़ रहा होता है, तो डिपेंडेंट के केस में ये फॉर्मूला लगेगा, इंडिपेंडेंट के केस में ये दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। उसके बाद बता दिया कि अगर आपके पास 3 इवेंट्स आ जाते हैं तो 3 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म में है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है 3 थे तो तीनों की अलग अलग आ जाएगी, और ये आपके पास इंटरसेक्शन के फॉर्म में ये टर्म बन जाएगी। आपने ये फॉर्मूलाज जितने भी बच्चों मैंने आज आपको करवाए हैं, डेफिनेशन करवाएंगे, इनको अच्छे से रीड कर लेना है। जो एग्जाम्पल्स करवाएंगे इसको भी अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। ये बेसिक्स यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका पहला टॉपिक है, उसके अंदर ये सारी छोटी छोटी टर्म्स आपकी यूज़ होनी है। ठीक है, तो आज तक मैंने जितना आपको अभी तक लेक्चर दिया है बच्चे इसे सुने समझें, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं भी आपको वो बता देती हूँ।